हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं भारत के अंदर यूरोपियंस का आगमन। तो देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ा कि 1498 ईस्वी में क्या हुआ था कि पुर्तगाली जो है वो भारत के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद देखिए 1595 ईस्वी में जो डच यानी कि जो डच है, जो जहाँ के नागरिक है, कहाँ के, नीदरलैंड या फिर जिसको हॉलैंड के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से भी जो व्यापारी थे वो भी भारत के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद देखिए 1599 ईस्वी में क्या हुआ कि इंग्लैंड से एक व्यापारी जिसका कि नाम क्या था, मिल्डन हॉल था, वो भारत के अंदर आया। तो भारत के अंदर जो वो आया था, उसने देखा कि यहाँ पर जो है व्यापार के लिए अपार संभावनाएं हैं। कि अगर देखिए इंग्लैंड भारत और जैसे इंडोनेशिया के साथ में अगर डायरेक्ट यहाँ से व्यापार करता है, यहाँ से सामान ले जाता है और उसके बाद यूरोपियन कंट्री में बेचता है, तो उसको अधिक से अधिक लाभ लाभ कमा सकता है वो। तो इसी के चलते देखिए क्या होता है कि 1600 ईस्वी के अंदर 1600 ईस्वी के अंदर देखिए ब्रिटेन के अंदर यानी कि जो इंग्लैंड है, वहाँ पर क्या है, एक कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। तो देखिए जो 1600 में जिस कंपनी की स्थापना हुई थी वो किस तरह से भारत के अंदर आती है। यहाँ पर देखिए पुर्तगाली और जो डच है वो पहले से व्यापार कर रहे हैं। किस प्रकार से जो ब्रिटिश कंपनी है उसने इन दोनों को मैदान से बाहर किया, और उसके बाद देखिए भारत के ऊपर उसने धीरे धीरे व्यापार के नाम से बाद में भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। यहाँ पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ के जो लोग थे वो देखिए गुलाम बनकर रह गए थे। और आप सब लोग ये बात जानते ही हैं कि किस तरह से हमें इस गुलामी से आज़ादी मिली थी। ना जाने कितने ही क्रांतिकारी, कितने ही भारत माता के वीर सपूत नौजवानों ने अपने बलिदान दिए, तब जाकर कहीं हमें इन अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला था। और 15 अगस्त 1947 को भारत इन बेड़ियों से आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से हुई थी, 1600 ईस्वी में, जैसे ही कंपनी की स्थापना हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए ये यूरोप का मैप है, और यहाँ आपने पढ़ा था कि देखिए जो पुर्तगाल आपने देखा था मैप में, ये पुर्तगाल हो गया, और इसकी एंट्री हो चुकी है भारत के अंदर। कब हुई थी देखिए, 1498 ईस्वी के अंदर ये भारत के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो नीदरलैंड हो गया, यहाँ के जो निवासी वो क्या कहलाते थे, डच। तो ये भी कब आ चुके हैं भारत के अंदर, 1595 ईस्वी में पैर जमा चुके हैं अपने। और आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है देखिए ये वाला हिस्सा, ये है यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसको। यूके के नाम से भी जाना जाता है इसको, इंग्लैंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक कंपनी की स्थापना हुई थी और वो आई थी भारत के अंदर। और देखिए किस प्रकार से क्या हुआ था। कंपनी की स्थापना मैंने बता दी कि कब हुई थी, 1600 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो अब हम 1600 ईस्वी के अंदर क्या पोजीशन थी भारत के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, उसको देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए अब सन कौन सा आ गया, 1600 आ गया है। अब देखिए भारत के अंदर जो केंद्रीय सत्ता है वो आपको पता है कि यहाँ पर कौन राज कर रहे हैं, मुगल का राज चल रहा है। और मुगल के अंदर भी कौन है, अकबर का राज्य चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अकबर शासक के तौर पर है भारत के अंदर। उसके बाद अगर व्यापार की बात करें तो कि भाई व्यापार के क्षेत्र में कौन कौन है यहाँ पर, तो देखिए अभी यहाँ पर पुर्तगाली और डच का वर्चस्व है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पुर्तगालियों ने यहाँ पर एंट्री की थी तो जो अरब व्यापारी थे उनका वर्चस्व था, तो उसको समाप्त कर दिया था पुर्तगालियों ने। अब देखिए यहाँ पर जो पुर्तगाली हैं और डच हैं, इन दोनों के बीच में भी छोट फूट यानी झड़पे युद्ध वगैरह हो रहे हैं छोटे मोटे। खैर अभी तो आए हैं डच यहाँ पर 1600 ईस्वी में, थोड़ा सा टाइम हुआ है इनको। अभी ये खाली इंडोनेशिया पे इनका ज़्यादा ध्यान है वहाँ पर। लेकिन बाद में देखिए ये डच है, ये भी क्या करेंगे, पुर्तगालियों को धीरे धीरे इस क्षेत्र से बाहर कर देंगे। और उसके बाद जो ये नई कंपनी आ रही है जिसको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, ये डचों को भी व्यापार के क्षेत्र से आउट कर देगी। तो ये तो भारत की पोजीशन होगी। उसके बाद देखिए इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर देखिए जो सम्राट है उस समय के अंदर वो कौन है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम वहाँ पर सम्राट है। तो यहाँ से बड़ा ही सामान्य सा क्वेश्चन आ जाता है कि जो महारानी एलिजाबेथ है वो किसके समकालीन है। तो काफ़ी ऑप्शन दिए गए होते हैं जिसमें से अकबर एक होता है, उसको टिक करना होता है कि अकबर के समकालीन है। तो देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है, जॉन वाटसन और जॉर्ज वाइट, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना कर दी गई। तो इसकी स्थापना हो गई कंपनी की। और उसके बाद देखिए जो एलिजाबेथ प्रथम है उसने इस कंपनी को क्या किया, विशेष आज्ञा पत्र दे दिया। और इस कंपनी की स्थापना किस रूप में हो जाती है, इसका नाम क्या हो जाता है उसके बाद, दी गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन
ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। तो इस नाम से ये कंपनी ये बन गई। तो देखिए कंपनी का जो ये नाम है ना, ये नाम यही चलेगा कब तक, 1833 ईस्वी तक। 1833 ईस्वी के बाद में ये जो नाम आप देख रहे हैं बड़ा सा, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब भी हम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे, ठीक है, इतना लंबा नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन नाम इसका ये जो चेंज होगा ईस्ट इंडिया कंपनी कब होगा, 1833 का अधिनियम आएगा ना, उसके अंदर चेंज होगा। तो ये कंपनी की स्थापना हो गई और इसको क्या किया गया, एक विशेष आज्ञा पत्र दे दिया गया, ठीक है, जो इंग्लैंड की सम्राट है उसके द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। तो ये जो आज्ञा पत्र था इसके अंदर क्या किया गया कि इस कंपनी को है ना व्यापार की अनुमति दे दी गई, जो ईस्ट की यानी पूर्वी क्षेत्रों की तरफ व्यापार की अनुमति प्लस में एकाधिकार भी दिया गया था। अब एकाधिकार से मतलब ये है कि केवल यही कंपनी इंग्लैंड से जाएगी, 15 वर्षों तक अन्य कोई भी कंपनी उस क्षेत्र के अंदर नहीं भेजी जाएगी इंग्लैंड के द्वारा। तो इस तरह से एकाधिकार प्राप्त हो गया। तो उसके बाद देखिए एक विशेष बात लिखी गई है कि जो महारानी एलिजाबेथ है इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1503 ईस्वी में हुई थी। ये यहाँ पर आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि ये जो घटना हो रही है वो किसके शासनकाल के अंदर हुई थी, ठीक है, आप लिंक कर पाएंगे। अभी देखिए थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 1503 में। और अकबर के बारे में आप जानते हैं, देखिए इसकी 1503 नहीं है, 1603 है, ठीक है, 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अगर अकबर की बात करें तो देखिए 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु होगी 1605 तक। उसके बाद में अब देखिए ये व्यापार के लिए आ गए हैं अपने पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया की तरफ। तो देखिए व्यापार जो है इन्होंने सबसे पहले कहाँ पर जमाया, यानी कि इंडिया में भी आ गए थे, लेकिन जो मुख्य रूप से व्यापार इन्होंने प्रारंभ किया वो इंडोनेशिया को चुना उसके लिए। अब इंडोनेशिया से क्या कर रहे हैं ये देखिए काली मिर्च वगैरह मसालों के अंदर ये व्यापार करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। भारत के साथ भी इनका छोटा मोटा व्यापार चल रहा है उस समय के अंदर। तो ये व्यापार चल रहा है इनको, लेकिन ये है ना इस व्यापार से ये अधिक संतुष्ट नहीं है। एक तो देखिए ये जो कंपनी की स्थापना की गई थी, तो इस कंपनी का जो स्थापना की जो लागत मूल्य था वो भी काफ़ी कम था। अगर तुलना करें देखिए डच कंपनी से, तो डच कंपनी जो है इनकी अपेक्षा काफ़ी अधिक बड़ी भी थी। उसके अलावा देखिए मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी उनका कहीं अधिक था इनसे। तो ये ज़्यादा कुछ यानी कि कर नहीं पा रहे थे व्यापार के क्षेत्र में। तो इन्होंने क्या किया, एक भाई अपनी नई रणनीति अपनाई। इन्होंने कहा कि क्यों ना हम, जैसे देखिए भारत का जो सम्राट है डायरेक्ट उससे मिलते हैं, ठीक है, उससे मिलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वहाँ पर जैसे कोठी कर स्थापित करने की अनुमति लेंगे। उसके अलावा देखिए कोई भाई व्यापार के अंदर छूट मिल जाए किसी किस्म की, तो ये भी हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो इसी के चलते इन्होंने क्या किया था कि देखिए 1608 ईस्वी में, अब 1608 ईस्वी में जो ब्रिटेन है वहाँ का शासक कौन बन गया, 1603 में तो मृत्यु हो गई एलिजाबेथ की। उसके बाद 1608 में ब्रिटेन का जो शासक है वो हो गया कौन, जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम वहाँ पर शासक बन गया। तो उसने क्या किया, एक दुभाषिया था, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेट करना जानता था वो। दुभाषिया में यानी कि जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में। तो उसका नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस था। तो कैप्टन हॉकिंस को इसके लिए चुना गया और उसको भारत के अंदर भेज दिया गया। अब देखिए इनको नहीं पता कि भारत के अंदर जो है इस समय जो मुग़ल बादशाह है वो कौन है। ये यही सोच रहे हैं कि जो है अकबर होगा अभी सत्ता पर, लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी है। तो इसको एक पत्र दे दिया गया जेम्स प्रथम के द्वारा। किसके नाम से पत्र था, अकबर के नाम से। तो ये हॉकिंस उसके बाद देखिए इंग्लैंड से चल पड़ा, ठीक है। अब इंग्लैंड से ये आ रहा है भारत की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हॉकिंस है वो किस जहाज़ से भारत की तरफ आया था। तो हेक्टर नाम का एक जहाज़ था, उस पर सवार होकर क्या हुआ था, ये भारत आ जाता है। उसके बाद देखिए जब ये भारत आता है तो यहाँ पर अकबर की तो मृत्यु हो चुकी है 1605 ईस्वी में। तो नेक्स्ट शासक कौन बना था, अकबर का बेटा जहांगीर। तो जहांगीर जो है इस समय शासक है यहाँ पर। तो जो भाई पत्र ये लेकर आया था ये उसको दे दिया जहांगीर को। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ कि उसको कोई खास यानी कि व्यापारिक सुविधाएं नहीं दी गई, कोई भी उसको सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई इस कैप्टन हॉकिंस को। तो उसके बाद लेकिन इसका इज्जत सम्मान वगैरह करने के लिए क्या किया गया कि एक तो देखिए इसको मनसबदारी दे दी गई थी, ठीक है। जैसे कि मुगलों में आपको पता है कि अकबर ने प्रारंभ की थी मनसबदारी प्रथा। तो जिसको भी मनसबदार बना दिया जाता था तो उसको एक निश्चित सेना रखनी होती थी। उसके अलावा उसको उसके काम के लिए वेतन दिया जाता था और वो अपनी सेवा भी देता था, जैसे कोई भी किस्म की सेवा भी प्रदान करता था सम्राट को। तो ये काम किया। तो ये 3 साल तक क्या है जहांगीर के दरबार के अंदर ये रहा था।
और अंत में क्या हुआ था, ये इसने सफलता प्राप्त कर ली थी कि सूरत के अंदर क्या कर सकते हैं अंग्रेज, व्यापार कर सकते हैं। तो सूरत के अंदर इसने क्या किया, व्यापारिक सुविधा जो भी थी वो प्राप्त कर ली, यानी कि सूरत में एक कोठी स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए अनुमति मिल गई, अब सूरत के अंदर फैक्ट्री बनाने का कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसी दौरान ही क्या होता है, आपको पता है कि अभी देखिए किस किस व्यापार के अंदर किसका चल रहा है, अभी यहाँ पर जो मेन रोल है वो पुर्तगालियों का चल रहा है, ठीक है। अरब को तो इन्होंने बाहर कर दिया है, तो पुर्तगाली जो है अभी उनका दबदबा है, ठीक है वहाँ पर। तो पुर्तगालियों के कहने पर जो जागीर है ना, उसने 1612 ईस्वी में जो ये अनुमति दी गई थी सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की, इसको मना कर दिया जाता है, यानी कि इसको कैंसिल कर दिया इस अनुमति को। तो ये अनुमति कैंसिल कर दी, तो उसके बाद जो फैक्ट्री का कार्य है वो रुक गया 1612 ईस्वी में। लेकिन देखिए उसके बाद इस 1612 के अंदर तो काम रुक गया पुनः, नहीं 1612 में नहीं, जैसे कि अनुमति दी थी तो कुछ समय के बाद फिर से कैंसिल कर दी गई थी। 1612 में तो जो अनुमति है वो दोबारा से प्रदान की गई थी। तो 1612 में जब अनुमति मिली तो 1613 में जो ये है ये फैक्ट्री बनकर तैयार हुई। तो ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज जब भारत के अंदर आए थे तो उनके द्वारा जो निर्मित प्रथम व्यापारिक कोठी कौन सी थी, तो सूरत थी, वो सूरत के अंदर निर्माण हो गया। लेकिन देखिए इसी समय क्या है, 1611 ईस्वी में भी जो जगह है मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम में भी क्या हुआ था, एक फैक्ट्री जो है इनकी बनकर पहले ही तैयार हो गई थी। तो ठीक है, अगर देखिए दोनों अलग अलग बात है कि भाई एक अगर पूछा जाए कि सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो वो तो थी सूरत थी, सूरत हो गई सबसे पहली फैक्ट्री। अगर पूछे कि सबसे पहली फैक्ट्री जो बनकर तैयार हुई थी तो वो कौन सी हुई थी बनकर तैयार, वो हुई थी मसूलीपट्टनम वाली। तो दोनों बातें ये अलग अलग है, अलग अलग तरीक़ों से पूछी जा सकती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मसूलीपट्टनम आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि मसूलीपट्टनम कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और देखिए डचों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है 1605 ईस्वी से, और यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, नील का व्यापार कर रहे हैं, नील का व्यापार कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगा ली है, यानी कि दोनों हो गए इस जगह पर। उसके बाद देखिए अब ये व्यापारिक सुविधा भाई कोई खास मिली नहीं इनको, तो इससे भी संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद क्या है, दोबारा से एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है, यानी कि एक अन्य व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका कि नाम क्या था, सर टॉमस रो था। तो 1615 ईस्वी में ये व्यक्ति आता है सर टॉमस रो। तो इस साल वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण ईयर है, जैसे कि सूरत की जो फैक्ट्री है वो कब बनकर तैयार हुई, तो ये आप याद रखेंगे। मसूलीपट्टनम वाला याद रख ले 1611, टॉमस रो कब आया था, कैप्टन हॉकिंस कब आया था, तो ये साल पूछे जा सकते हैं, ये याद कर ले। बाकी अन्य कोई स्पेशल नहीं है जिनको कि याद किया जाए। तो 1615 ईस्वी में क्या हुआ कि देखिए सर टॉमस रो आता है जहांगीर के दरबार में। तो इसने क्या किया कि देखिए ये अन्य व्यापारिक कोठियों की स्थापना के लिए मंजूरी प्राप्त करने में सफल हो गया, ये इसको अनुमति मिल गई। तो इसी के चलते क्या हुआ, अंग्रेजों की और फैक्ट्री स्थापित हो गई सूरत के आसपास के क्षेत्र में, जैसे कि बडोज था, वहाँ बंदरगाह वाला क्षेत्र था, ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्र। उसके बाद देखिए अहमदाबाद के अंदर भी फैक्ट्री खुल गई और आगरा के अंदर भी फैक्ट्री खोलने की परमिशन प्रदान कर दी गई। अब इनका जो व्यापार है वो ठीक ठाक चल रहा है, जोर पकड़ रहा है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो डच है और पुर्तगाली उनकी मुठभेड़ होना धीरे धीरे प्रारंभ हो गई उस क्षेत्र के अंदर। अब ये चल रहा है, समय बीत रहा है। उसके बाद देखिए 1632 ईस्वी में क्या होता है कि जो गोलकुंडा का शासक था उसके द्वारा इनको कुछ स्पेशल जो है सुविधाएं प्रदान की गई थी। अब स्पेशल सुविधाएं किसको प्रदान की गई थी, अंग्रेजों को प्रदान की गई थी। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि अब देखिए स्पेशल जो सुविधाएं हैं वो भाई क्यों प्रदान करेगा कोई। अब उसके लिए देखिए क्या किया करते थे ये, जैसे कि जो मुख्य वस्तुएं हो गई उसका जो व्यापार तो कहाँ से हो गया, जो तटीय क्षेत्र होते थे ना भारत के, वहाँ पर इनकी फैक्ट्रियाँ होती थी, ठीक है, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ बनाते थे सब, यहीं से माल लिया और उसके बाद जहाज़ वगैरह समुद्र से होता हुआ चला गया। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते थे जो कि अंदरूनी क्षेत्रों से लाए जाते थे, भाई अंदर के क्षेत्रों में होते थे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कपड़ा उत्पादन ले लो अंदर की तरफ, या कहीं पर जैसे बिहार वगैरह के क्षेत्र में कहीं सिल्क का उत्पादन हो रहा है, रेशम का, उसके अलावा चीनी वगैरह बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, या सोरा हो गया जो कि बिहार वगैरह के क्षेत्र से प्राप्त होता था। तो इनको यहाँ लाने के लिए देखिए बहुत सारा कर वगैरह देना होता है। जैसे यहाँ से कोई सामान लेकर अगर यहाँ तक लेके आएंगे तटीय क्षेत्र तक, तो बीच में काफ़ी जगह पर चुंगी देनी पड़ा करती थी, कर देना पड़ा करता था। तो उसकी वजह से ये माल जो है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाया करता था इनको। तो इसी से बचने के लिए क्या है, जैसे कि भाई डायरेक्ट सम्राट से मिले और उससे अनुरोध किया कि भाई जो चुंगी या जो कर लिया जा रहा है हमसे वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके अंदर हमें छूट प्रदान की जाए।
भाई ऐसा करो, हमसे साल के अंदर इतना बंधा हुआ रुपया आप ले लो कि भाई हम 10,000 साल के दे देंगे, उसके बाद जो है कर वगैरह फ्री हो जाएगा साल के लिए, यानी कि इकट्ठा रुपए ले लो। उससे क्या भाई हमें भी सस्ता पड़ जाएगा और आपको भी फ़ायदा रहेगा। तो इसी के चलते ही देखिए 1632 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो गोलकुंडा का शासक था ना, उसको अंग्रेज़ों ने ऑफर किए क्या, 500 पैगोडा वार्षिक इसको रुपए दिए। उसके बाद इसको क्या हुआ कि जो गोलकुंडा का क्षेत्र वहाँ पर टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति मिल गई। अब पगोडा के बारे में आपने पढ़ा है कि जो पुलिकट था, देखिए पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि जो पुलिकट जो तमिलनाडु के अंदर जगह है वहाँ पर डच आ गए। डच ने अपना क्या कर रखा है, वहाँ पर एक किला बनाया जिसका क्या नाम था, गोल्डरिया किला है। और वहीं पर उन्होंने अपनी एक टकसाल भी बना रखी है जहाँ पर कि वो सोने के सिक्के का निर्माण करते हैं। और जो सोने का जो सिक्का वो है ना, उसका क्या नाम है, पगोडा। तो यहीं पर बात हो रही है कि जो 500 सोने के सिक्के हैं, यानी कि 500 पगोडा वार्षिक पर गोलकुंडा वाले क्षेत्र के अंदर टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति मिल गई इनको, तो ये फ़ायदा हो गया। उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, साल आप भले ही याद ना रखें, उसके बाद क्या होता है कि 1639 ईस्वी में, साल याद रखने की जरूरत नहीं है, चंद्रगिरी जो कि केरल की तरफ है वहाँ का शासक था, उसने क्या किया था, चंद्रगिरी यानी कि उसमें आता था विजयनगर साम्राज्य के अंदर। तो यहाँ का जो शासक था ना, उसने 12,000 रुपये वार्षिक पर, यानी कि एक साल के 12,000 रुपये दो। उसके बाद जो मद्रास है ना, वो लीज पर, पूरा मद्रास आपका एक साल के लिए 12,000 रुपये में। तो इस तरीके से वो पट्टे पर दे दिया अंग्रेज़ों को। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, देखिए यहाँ पर अपना किला बनाया, और ये अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित भारत के अंदर प्रथम किला था। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित भारत के अंदर प्रथम किले का क्या नाम था और कहाँ पर बनाया गया। तो उस किले का क्या नाम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज उस किले का नाम हो गया और मद्रास के अंदर वो बन गया है। और ये जो किला देखिए यहाँ पर बना है, यहाँ से क्या किया जाता था कि जो कोरोमंडल का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो तटीय क्षेत्र है ना यहाँ का, तो ये सारा क्या कहलाता था, कोरोमंडल क्षेत्र। तो कोरोमंडल क्षेत्र का ये सारा जो व्यापार है यहाँ से नियंत्रित किया जाता था, एक किस्म का हेडक्वार्टर था। ये कोरोमंडल है और ये कौन सा है, मालाबार। तो इस प्रकार से नियंत्रित होने लगे वहाँ से। अब देखिए जो मद्रास है ना, वो अंग्रेज़ों के कब्जे में ही आ गया है, ठीक है, किला बन गया। तो यहीं पर उन्होंने क्या किया था, अपनी वही जो इनकी प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, वो स्थापित हो गई इनकी, ठीक है। जो अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी रहा करती थी, तीन प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी उसकी स्थापना हो गई यहाँ पर। उसके बाद देखिए समय काल आगे बढ़ा, 1611 ईस्वी में अब हम पश्चिमी यानी बंगाल की तरफ आ गए हैं। वहाँ पर देखिए जो हुगली हो गया, और बंगाल के अंदर बिहार का पटना हो गया। आपको पटना पता है कि जो अफीम वगैरह के लिए मशहूर था उस समय के अंदर, ठीक है। जो गंगा का जो मैदान था वहाँ पर ये होता था। उसके अलावा कासिम बाज़ार हो गया, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर दी। अब देखिए कासिम बाज़ार के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था डच वाले में, कि जो डच है उन्होंने क्या किया हुआ है, वहाँ पर अपनी रेशम बनाने का उद्योग लगाया हुआ है, ठीक है, रेशम की चक्री लगाई हुई है। और इसके अलावा देखिए डचों ने अब तक क्या कर लिया है, पुर्तगालियों से भी मलक्का भी छीन लिया, जकार्ता को छीन चुके हैं, ठीक है, वांटम जो इंडोनेशिया के अंदर जगह है उसको भी छीन लिया है उन्होंने। उसके अलावा वेटेविया शहर की स्थापना कर दी, वहाँ से वो अपने भारत का व्यापार का नियंत्रण कर रहे हैं। यानी कि अभी जो समय चल रहा है 1651 का, इसमें जो पुर्तगाली है ना वो बेहद कमज़ोर हो चुके हैं, ठीक है। आपने पिछली क्लास साथ लिंक करते रहे, देखिए डचों ने सब कुछ छीन लिया इनसे, तो ये बेहद कमज़ोर हो गए हैं। अब डचों की यानी कि चल रही है शक्ति, और ये अभी इनका होगा आपस में झगड़ा, इनका भी, अंग्रेज और डचों का भी। तो देखिए पुर्तगालियों की जो सत्ता कमज़ोर हो चुकी है, उसके लिए इन्होंने क्या किया था कि जो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी जिसका कि क्या नाम था, कैथरीन ब्रिगेंजा था, उसकी शादी करवा दी थी किससे, जो ब्रिटेन का जो राजकुमार था जिसका कि नाम क्या था, चार्ल्स सेकंड। तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी हो गई किससे, चार्ल्स सेकंड के साथ। और उन्होंने क्या किया पुर्तगालियों ने कि भाई दहेज के अंदर जो बम्बई है वो किसको दे दिया, चार्ल्स सेकंड को दे दिया, यानी कि ब्रिटेन को दे दिया। तो अब इनको मिल गया ब्रिटेन को ये। अब देखिए कंपनी की कभी बात चल रही होगी ब्रिटेन उसके साथ, प्रिंस चार्ल्स के साथ, तो प्रिंस चार्ल्स ने कहा होगा कि भाई जो मेरा क्षेत्र है बम्बई, वो भी वहीं पर है भारत के अंदर, अगर देख लो तुम्हारे वो कुछ काम में आ सके तो काम में ले लो। तो इसके चलते क्या हुआ कि जो चार्ल्स है ना, उसने कुछ रुपए के बदले जो बम्बई का क्षेत्र वो किसको दे दिया था, अंग्रेज़ों को दे दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि भाई अपनी मर्जी से यहाँ पर उद्योग धंधे वगैरह स्थापित कर सकते हो।
तो देखिए अब यहाँ पर स्थापना होने जा रही है किसकी, जो अंग्रेजों की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसकी स्थापना होने जा रही है। ठीक है, तो 1668 में इस प्रकार से जो बम्बई का क्षेत्र था वो भी किसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है कि ये जो इन्होंने बम्बई का क्षेत्र लिया था उस समय के अंदर क्या था, विकसित नहीं था कोई खास। तो यहाँ पर देखिए कि अंग्रेज, इसका नाम आप याद रखेंगे क्या था, गैराल्ड आयंगार। गैराल्ड आयंगार ने क्या किया था, इस जगह पर मुंबई शहर को बसाया और एक बंदरगाह की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है कि अगर जो है मुंबई का संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसको, गैराल्ड आयंगार को। अब मुंबई सिटी भी बस गया और बंदरगाह भी बन गया। तो देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी भी बन गई अंग्रेजों की, अब बन गई कौन सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी बन गई। तो ये बन चुकी है इनकी। अब देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। उसके बाद देखिए 1580 ईस्वी में क्या हुआ कि आपको पता है उस समय मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब था। और औरंगजेब जो है वो बेहद ही शक्तिशाली शासक था। और अकबर वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि अकबर ने क्या किया था, जजिया कर जो था उसको समाप्त कर दिया था। अब औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा से प्रारंभ किया था। ये सब क्वेश्चन है आते हैं कि अकबर ने जो जजिया कर बंद किया था वो दोबारा से किसने स्टार्ट किया, तो औरंगजेब ने किया था। तो औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा से चालू कर दिया। और कर की कीमत क्या थी कि भाई जो 1.5% लगेगा इनकम का। अब जजिया कर क्या था, देखिए भारत उस समय क्या था, एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया था। ठीक है, जो क्योंकि केंद्रीय सत्ता किसकी थी, मुस्लिम के अधीन थी, तो यानी कि मुस्लिम राज्य था। अगर मुस्लिम राज्य के अंदर कोई अन्य धर्म का लोग रहते हैं तो उनको क्या करना होगा, कर देना होगा यहाँ पर रहने के लिए। उसी को क्या बोलते थे, जजिया कर। अब जजिया कर के इस क्षेत्र के अंदर भाई फैक्ट्री भी आ गई, ये अंग्रेजों की कंपनी भी आ गई, अंग्रेज भी आ गए। तो अंग्रेज इससे हो गए परेशान। तो एक अंग्रेज था जिसका कि क्या नाम था, सर जॉन चाइल्ड। अब सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया, जो भी स्थानीय जो मुगलों की वहाँ पर चौकियाँ थी या कोई भी किला वगैरह था वहाँ पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया वहाँ पर। तो ये आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए जो औरंगजेब है वो इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा हो गया था। उसने क्या सोच लिया औरंगजेब ने कि यहाँ से इन अंग्रेजों जो है भगाना ही भगाना है। तो औरंगजेब के द्वारा देखिए शक्तिशाली एक सेना भेजी गई। उसके बाद इन अंग्रेजों को देखिए यहाँ से भगा दिया गया, मार मार के, जैसे बंगाल वाले क्षेत्र से, और यहाँ से इनको भगा दिया गया। और ये भाग कर कहाँ चले जा गए अंग्रेज, देखिए उड़ीसा के अंदर एक जगह है फुल्टा। फुल्टा एक द्वीप है जगह, तो ये वहाँ पर चले गए अंग्रेज। 1 मिनट। तो अंग्रेज जो है कहाँ चले गए, फुल्टा नाम की जगह पर चले गए। जब भी इनके ऊपर हमला वगैरह होता था ये यहीं पर चले जाया करते थे। तो देखिए इनकी स्थिति हो गई यहाँ पर काफ़ी ख़राब। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक और अन्य इनका अधिकारी था जिसका कि नाम क्या था, जॉब चारनोक नाम था। तो जॉब चारनोक ने क्या किया कि जो औरंगजेब है उससे क्षमा याचना की कि भाई हमसे गलती हो गई जॉन चाइल्ड से, तो हमें माफ़ कर दो, व्यापार की दोबारा से अनुमति दो। तो औरंगजेब ने क्या किया, इनको माफ़ कर दिया, लेकिन इनके ऊपर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया और भाई शर्तें भी रखी कि इस प्रकार की घटनाएं आप फिर से नहीं करोगे। उसके बाद इनको व्यापार की दोबारा से अनुमति दे दी गई। अब इनको फिर से अनुमति मिल गई, ये फिर से अपना व्यापार करने के लिए जम गए वहाँ पर। उसके बाद देखिए एक अन्य घटना है 1698 ईस्वी की। साल वगैरह याद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं रखेंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि देखिए बंगाल का एक सूबेदार है जिसका कि क्या नाम है, अजीमुन शाह है। अब क्या होने वाली है, अब होने वाली है जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसकी स्थापना होने वाली है। देखिए किस प्रकार से। अब बंगाल का सूबेदार है अजीमुन शाह। तो अजीमुन शाह के द्वारा देखिए 3 गांवों की जो ज़मींदारी है वो इनको प्रदान कर दी गई अंग्रेज़ों को। अब 3 गांव बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। एक तो था सूतानाती, एक कलिकाता और एक गोविंदपुर। ये 3 गांव किसको मिल गए, अंग्रेज़ों को मिल गए। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क्या किया, देखिए कलकत्ता शहर की स्थापना कर दी। इन तीनों को मिलाकर क्या किया, कलकत्ता शहर बसा दिया यहाँ पर। ठीक है, कलकत्ता शहर बसा दिया। और किसकी स्थापना कर दी, अपनी बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी यहाँ पर, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की। ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कह दो, बंगाल प्रेसिडेंसी बाकी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी। उसके बाद यहाँ पर एक किले का भी निर्माण किया जिसका कि क्या नाम था, फोर्ट विलियम था किले का नाम। और जो किले का जो प्रबंधक है वो किसको बनाया गया, चार्ल्स आयर को यहाँ किले का प्रबंधक नियुक्त किया गया। तो समय काल बीतता रहा। जो 1700 के आते आते तो क्या हुआ था भाई, जो पुर्तगालियों की सत्ता थी वो तो पूरी तरह से तबाही कर दी थी किन्होंने, इन्होंने डचों ने। और देखिए खुद की भी वो उनकी सत्ता बर्बाद हो चुकी है डचों की, क्योंकि 1700 जो 59 का समय है
तो उस समय बेदरा का युद्ध हो गया था डचों के साथ अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने इनका सफाया कर दिया था उस समय के अंदर। लेकिन वो तो बाद की बात है, अभी तो कौन सा साल 1700 चल रहा है। तो 1700 तक देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कि पुर्तगालियों की जो वो सत्ता पूरी तरह से, व्यापार वगैरह सब चौपट हो चुका है। डच चल रहे हैं अभी, ठीक है। डच और अंग्रेजों में संघर्ष होगा, जो कि ठीक 60 साल बाद डचों को भी मैदान से बाहर कर दिया जाएगा, फिर अंग्रेज चलते रहेंगे। उसके बाद 1700 की कोई घटना नहीं है। उसके बाद 1707 में देखिए जो औरंगजेब है, जो शक्तिशाली शासक माना जाता है, उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब मर गया तो ये भाई सब लोग फ्री हो गए, अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। उसके बाद में जो भी शासक बने, आपको पता है कि उत्तराधिकारी लेटर मुगल्स बोलते हैं, भाई किसी काम के ही नहीं थे, उनके शासनकाल में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बीच में देखिए शासक बना था, 1713 ईस्वी में बना था, ठीक है। 1713 से 1719 तक रहा था। 1713 से लेकर 1719 तक एक शासक बना था, जिसका कि क्या नाम था, फारूक शेर नाम था। यह शासक बना था बस सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का भला करने के लिए। तो 1717 की बात है। जो ये फारूक शेर है, ये भाई किसी रोग से पीड़ित था। ये इसको बताते हैं कि जैसे प्राणघातक फोड़ा था उस समय, कोई रोग था, कोई गांठ वगैरह थी, कोई फोड़ा था। तो उसी समय क्या हुआ था कि इसके दरबार के अंदर, मुगल बादशाह फारूक शेर के दरबार के अंदर, जॉन शरमन जो कि एक अंग्रेज था, उसके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आया यहाँ पर। तो प्रतिनिधि मंडल आया, उसके अंदर देखिए 2 सदस्य और थे, एक था हैमिल्टन था और एक था ख्वाजा सेहूर। जो हैमिल्टन है ये कौन था, ये फिजिक्स वो डॉक्टर था, ये सर्जन था, ये तो सर्जन था। और उसके अलावा जो ख्वाजा सेहूर था, ये दुभाषिया था, यानी कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर था। तो ये उसके दरबार में आ गए। इनको नहीं पता कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम है सम्राट को। लेकिन बाद में जब पता चला कि भाई सम्राट जो है वो किसी समस्या से परेशान है, स्वास्थ्य संबंधी, तो ये हैमिल्टन जो होता है ये क्या करता है, उसका यानी कि सर्जरी कर देता है और उस जो इलाज कर देता है उस बीमारी का। तो उससे ये फारूक शेर स्वस्थ हो जाता है और इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि यानी कि सब कुछ दे दिया इसने। अंग्रेजों के पैर जम गए थे उसके बाद भारत के अंदर। अब देखिए क्या क्या फैसिलिटी दी थी फारूक शेर ने इनको। तो इनको दिया था, देखिए एक तो क्या दिया कि भाई 3000 रुपये दो मुझे। फारूक शेर ने कहा 3000 रुपये मुझे दो और आप क्या करो, साल भर बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पर कर मुक्त व्यापार करो, कोई किस्म का कर नहीं देना। बहुत ज़्यादा सस्ता दे दिया, ठीक है। जबकि आपने पढ़ा था कि मद्रास कितने में दिया था, जो पुली चंद्रगिरी का राजा था, 12,000 साल में दिया था, ठीक है। और यहाँ पर 3,000 में लुटा दिया गया सब। और बंगाल वाले क्षेत्र तो ये थे बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र थे, यानी कि जो भी अंग्रेज या कंपनियां जो सामान ज़्यादातर खरीदा जाता था वो इसी क्षेत्र से ही खरीदा जाता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से। यहीं से सब ज़्यादा सामान खरीदते थे। अब भाई यहीं से ज़्यादा सामान खरीदेंगे और यहीं पर कर नहीं देंगे, चुंगी नहीं देंगे, तो क्या सम्राट को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। 3,000 क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अनुमति दे दी। और जो कलकत्ता का, तो वैसे तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी इनकी बनी गई थी, फिर भी जो क्षेत्र आसपास का जो था, जो कि अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, वो क्षेत्र भी दे दिया इनको। वो क्षेत्र दे दिया कि भाई अपनी मर्जी के हिसाब से आप अपना कुछ फैक्ट्री वगैरह यहाँ पर स्थापित कर सकते हो। ये काम कर दिया। उसके बाद देखिए जो सूरत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया था, वहाँ पर भी इसको 10,000 रुपये में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। सूरत के हिसाब से 10,000 जो रुपये हैं वो काफ़ी कम थे। आपको देखिए पिछले वीडियोज में बताया गया है कि जो सूरत जो वो हाई इनकम वाला क्षेत्र था, यानी कि सूती वस्त्र वगैरह, रेशमी वस्त्र में वो टॉप था। और वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा व्यापार भी वहीं था और सबसे ज़्यादा इनकम वगैरह भी वहीं थी। तो उस क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी कम रुपए के अंदर सूरत भी इनको दे दिया गया। यानी कि अन्य जो कंपनियां वो तो क्या करेगी, उसके ऊपर तो जो सरकार है वो टैक्स लेगी, बाकी जो अंग्रेज अगर वहाँ से कोई सामान वगैरह लाएंगे तो कोई चुंगी नहीं ली जाएगी, कोई कर उनसे नहीं लिया जाएगा, छूट वगैरह मिलेगी। तो ये काम कर दिया। इसके अलावा देखिए अंग्रेजों ने ना मुंबई के अंदर अपनी एक सिक्के बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, टकसाल लगा रखी थी। डचों ने कहाँ लगा रखी थी? गोल्डरिया फोर्ट में लगा रखी थी, और वो बनाते थे सोने के सिक्के। लेकिन जो मुंबई के अंदर टकसाल अंग्रेजों की, तो अंग्रेज किसके सिक्के बनाते हैं? ये बनाते हैं देखिए चांदी और तांबे के, ठीक है, सोने के नहीं, चांदी और तांबे के सिक्के बनाते हैं। तो फारूक सर ने कहा क्या किया, इनके जो ये सिक्के थे चांदी और तांबे के, इनको मान्यता दे दी। मान्यता देने का मतलब कि भाई आज से भारत के अंदर आपके भी सिक्के चलेंगे। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अब सिक्के उनके चलने लग गए, यानी कि उनकी रातों रात क्या हो गई, चांदी हो गई। तो ये बहुत बड़े उसने अधिकार दे दिए। अब जो ये अधिकार दिए थे, देखिए इसके लिए एक इतिहासकार है, उसका नाम है ओम्स। तो ओम्स ने क्या कहा है कि ये कंपनी का मैग्ना कार्टा है, ठीक है। सामान्य सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
तो ये देखिए कुछ घटनाएं थी खाली। अभी अंग्रेज वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। ठीक है, अब देखिए डचों को ये हराएंगे, अभी बेदरा या चिनसुरा का युद्ध होगा उसके अंदर। उसके बाद फ्रांसीसी भी आएंगे, उनके साथ भी मुकाबला होगा इनका। कई युद्ध पढ़ेंगे हम, कर्नाटक युद्ध होंगे जो कि इनके साथ में। उसके बाद देखिए मैसूर के साथ युद्ध, यानी कि अंग्रेज ही अंग्रेज चलेंगे जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे देखिए दोस्तों, एक तो डेनिश की कंपनी आई थी डेनमार्क से, और एक फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, उनको मैदान से किस प्रकार से आउट किया था, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये लोगो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये किसका है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका लोगो है। तो नाम के विषय में मैंने आपको बताया, तो देखिए एक बार फिर से बता दूं कि जो नाम अभी है ना कंपनी का, वो नाम अलग है। जो हम अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं, अभी तक ये नाम नहीं हुआ है उसका, वो कब होगा, वो होगा बाद में, यानी कि 1833 के अधिनियम में। अभी नाम क्या है, द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ये नाम हो गया। तो एक कंपनी तो ये होगी जिसका नाम अभी मैंने बोला। इसकी स्थापना कब हो रही है, 1600 ईस्वी के अंदर हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए एक अन्य कंपनी की स्थापना हुई थी कुछ साल बाद, जिसका क्या नाम था, न्यू कंपनी। न्यू कंपनी की स्थापना हो गई। उसके बाद इनका एक और सम्राट हुआ था जिसका क्या नाम था, उसका नाम था विलियम थर्ड। तो विलियम थर्ड ने भी एक कंपनी बनाई थी। ठीक है, तो 1833 ईस्वी में क्या हुआ था, इन तीनों को मिलाकर मर्ज कर दिया गया था, और मर्ज कर कर ये बनी थी। ठीक है, कौन सी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो नाम तो हम वैसे ही बोल देते हैं, लेकिन इस बनी कब थी, देखिए ये लोगो है 1833 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।